ये वीडियो मेरे सब्सक्राइबर के कमेंट करने पर बनाया गया है जिनका नाम स्क्रीन पर है। ग्लोबल केमिकल मार्केट आजकल पूरी तरह से एक दबाव में चल रहा है। सस्ते इंपोर्ट्स मार्केट में बिल्कुल फ्लड कर रहे हैं, प्राइसेस तेजी से नीचे गिर रहे हैं और आमतौर पर ऐसी स्थिति में कंपनीज अपना कैश बचाने के लिए सारे नए प्लान्स रोक देती हैं। हाँ बिल्कुल, सब डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन एक बड़ा अजीब सा विरोधाभास यहाँ देखने को मिल रहा है। एक ट्रेडिशनल इंडियन सोडा ऐश कंपनी ऐसी है जो इस भारी दबाव के बीच भी अपने पास करीब 1000 करोड़ रुपए का कैश दबा कर बैठी है। 1000 करोड़? हाँ, वही तो। और यही नहीं, वो अपने मुनाफे का यानी प्रॉफिट्स का लगभग 87% हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में बांट रही है। ये सुनने में किसी डिफेंसिव टेक कंपनी का नंबर लगता है, पर ये दरअसल GHCL लिमिटेड है। राइट, और यही आज के इस गहरे विश्लेषण का मुख्य फोकस होने वाला है। सही कहा। तो आज हम इसी पैराडॉक्स को डिकोड करेंगे। हमारे पास GHCL की Q4 FY26 इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, उनके अर्निंग्स कॉल की ट्रांसक्रिप्ट है और स्क्रीनर का कुछ डिटेल्ड डेटा मौजूद है। इन सभी सोर्सेस का निचोड़ निकालकर आज का हमारा मुख्य लक्ष्य ये समझना है कि कैसे ये कंपनी अपने ट्रेडिशनल सोडा ऐश इंजन पर निर्भरता कम कर रही है और ब्रोमीन और वैक्यूम सॉल्ट जैसे नए हाई मार्जिन प्रोजेक्ट्स के जरिए एक सस्टेनेबल ग्रीन केमिस्ट्री लीडर बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। ये विरोधाभास ही एक्चुअली इस पूरे विश्लेषण का सबसे मजबूत हिस्सा है। अक्सर जब मार्केट में साइक्लिकल स्टॉक्स की बात होती है ना, तो लोग सिर्फ एक चीज देखते हैं कि कमोडिटी की कीमत क्या चल रही है आज। सही बात है। दाम गिरे तो कहानी खत्म। हाँ वही, अगर सोडा ऐश के दाम गिर रहे हैं तो मान लिया जाता है कि कंपनी अब स्ट्रगल करेगी। लेकिन GHCL के डॉक्यूमेंट्स को गहराई से पढ़ने पर एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है। यहाँ बात सिर्फ आज के वीक ग्लोबल प्राइसेस की नहीं हो रही है। तो फिर किस चीज की बात हो रही है यहाँ? बात उस आर्थिक नींव की हो रही है, उस फाइनेंशियल फाउंडेशन की जो उन्होंने पिछले कुछ सालों में बनाई है। नए एक्सपेंशंस और उनसे आने वाले हायर EBITDA मार्जिन्स फ्यूचर लॉन्ग टर्म अर्निंग्स ग्रोथ को ऐसी तेजी दे रहे हैं जो आमतौर पर एक ट्रेडिशनल केमिकल मैन्युफैक्चर में देखने को नहीं मिलती। और इस आर्थिक नींव यानी फाइनेंशियल फाउंडेशन की गहराई में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना आधार समझे आगे की ग्रीन केमिस्ट्री स्ट्रैटेजी समझ ही नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं आएगी। अगर FY26 के नंबर्स पर नजर डालें तो सिचुएशन सच में काफी टफ दिखती है। ग्लोबल सोडा ऐश प्राइसेस लगातार गिर रहे हैं। करीब 1 मिलियन मेट्रिक टन सस्ता इंपोर्ट देश में आ चुका है, जिसने डोमेस्टिक मार्केट पर एक भारी दबाव बनाया हुआ है। हाँ, लगभग 1.0 MMT का सस्ता इंपोर्ट आया है। राइट। इसका असर ये हुआ कि इनका रेवेन्यू 4% गिरकर करीब 3144 करोड़ रह गया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 24% की गिरावट आई। पर यहाँ पर ध्यान खींचने वाली बात ना कुछ और ही है। वही इनका मार्जिन स्टेबिलिटी। एग्जैक्टली। इतने भारी ग्लोबल प्रेशर और सस्ते इंपोर्ट्स के बावजूद इस कंपनी ने 24% का EBITDA मार्जिन बनाए रखा है। और उससे भी बड़ी बात, इनकी बैलेंस शीट पर 1058 करोड़ रुपए का नेट कैश सरप्लस पड़ा हुआ है। इसे देखकर एक लाजमी सवाल दिमाग में आता है कि इतना कैश एक साइक्लिकल इंडस्ट्री में बचाया कैसे गया? इसका सीधा सा जवाब उनकी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और फैक्ट्री फ्लोर की ऑपरेशनल एफिशिएंसी में छिपा है। देखिए, जब 1 मिलियन टन सस्ता इंपोर्ट बाहर से आता है तो एक कंपनी अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाकर मार्जिन नहीं बचा सकती, क्योंकि कस्टमर तो तुरंत सस्ता इंपोर्ट खरीद लेगा ना। सही कहा। ऐसे में मार्जिन बचाने का एक ही तरीका होता है, अपने उत्पादन या प्रोडक्शन की कॉस्ट को इतना गिरा देना कि सस्ते दाम पर बेचने के बाद भी मुनाफा बचा रहे। GHCL ने टिचन साइकिल में अपने प्लांट्स को बेस्ट इन क्लास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर चलाया है। अच्छा। इसी वजह से आज जब रेवेन्यूज पर दबाव है तब भी उनका 24% का EBITDA मार्जिन इंटैक्ट है। और ये जो 1000 करोड़ से ऊपर का नेट कैश सरप्लस है, ये सिर्फ किस्मत नहीं है, ये पिछले कई सालों के अनुशासन का नतीजा है। लेकिन यहाँ मुझे एक चीज बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। मान लीजिए कि बैलेंस शीट पर इतना कैश है, ये बहुत अच्छी बात है, पर उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को 415 करोड़ का पे आउट दिया है, जिसमें 300 करोड़ का बायबैक और डिविडेंड्स दोनों शामिल हैं। हाँ, काफी बड़ा पे आउट है। अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये उनके FY26 PAT का लगभग 87% हिस्सा बनता है और इनका डिविडेंड यील्ड इस वक्त करीब 2.79% के आसपास है,
मेरा सवाल ये है कि पिछले 1 साल में इस स्टॉक प्राइस में लगभग 30% की गिरावट आई है। राइट, स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा था उतना। तो क्या मैनेजमेंट अपने प्रॉफिट का 27% हिस्सा सिर्फ इसलिए बांट रही है ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स का ध्यान इस 30% नुकसान से हटाया जा सके? मतलब अगर कंपनी को सच में ग्रीन केमिस्ट्री में एक्सपैंड करना है तो ये पैसा बचाकर नए प्लांट्स में क्यों नहीं लगाया जा रहा? क्या इतना बड़ा पे आउट फ्यूचर ग्रोथ को लिमिट नहीं कर देगा? ये एक बहुत ही नेचुरल स्केप्टिसिज्म है और किसी भी वैल्यू ओरिएंटेड रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आना चाहिए। लेकिन इसको समझने के लिए हमें साइक्लिकल इंडस्ट्रीज के कैपिटल एलोकेशन को थोड़ा अलग नजरिए से देखना होगा। ये कोई टेक कंपनी तो है नहीं जहां हर साल नई ऐप बनानी है। हाँ, वही। केमिकल साइकिल में जब डाउनटर्न आता है, जैसा कि अभी चल रहा है, तब ये जो 2.79% का डिविडेंड यील्ड है, ये एक सेफ्टी नेट या शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। एक शॉक एब्जॉर्बर, अच्छा। हाँ, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल स्टेबिलिटी प्रदान करता है। मार्केट गिरने पर जो इन्वेस्टर घबरा कर भाग सकता था, वो इस स्टेबल डिविडेंड की वजह से रुका रहता है। इससे इन्वेस्टर लॉयल्टी बनी रहती है। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पर कि क्या इससे ग्रोथ रुक जाएगी? यहाँ इस कैश सरप्लस का असली रोल शुरू होता है। तो मतलब कैश की कमी नहीं पड़ेगी इनको? बिल्कुल नहीं। ध्यान देने वाली बात यह है कि FY26 में उन्होंने 603 करोड़ का कैश प्रॉफिट जनरेट किया और अपने वर्किंग कैपिटल को इतने अच्छे से मैनेज किया कि वहां से भी 153 करोड़ रिलीज हो गए। इस एफिशिएंसी का नतीजा ये है कि इतना बड़ा पे आउट देने के बाद भी उनके पास नए ग्रोथ प्रोजेक्ट्स फंड करने के लिए पूरा पैसा बचा हुआ है। और वो भी बिना किसी नए बैंक लोन या भारी कर्ज लिए बिना। एग्जैक्टली, जीरो एडिशनल डेट। मतलब कि डिविडेंड से पुराने इन्वेस्टर्स को खुश भी रखा जा रहा है और एक्सपेंशंस के लिए किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना पड़ रहा। एक तरह से मैं इसको एक गाड़ी की एनालॉजी से सोच रहा था। गाड़ी की एनालॉजी? हाँ, जैसे सोडा ऐश उनका वो पुराना रिलायबल इंजन है जो सालों से चल रहा है, और अब ये नए हाई मार्जिन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हाइब्रिड बैटरी हैं जो आगे की फ्यूचर स्पीड तय करेंगे। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। तो चलिए अब इस बात पर आते हैं कि ये बचा हुआ कैश आखिर लगाया कहाँ जा रहा है, क्योंकि सिर्फ पैसा बैंक में रखने से तो मार्केट डोमिनेंस मिलती नहीं है। सोर्सेज बताते हैं कि नए प्रोजेक्ट्स, खासकर ब्रोमीन और वैक्यूम सॉल्ट एक्सपेंशंस को Q1 FY27 में कमीशन करने की टाइमलाइन तय की गई है। राइट, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY27। डिटेल्स की बात करें तो ब्रोमीन की 10,000 मेट्रिक टन की नई कैपेसिटी लगाई जा रही है। इसके अलावा एग्जिस्टिंग सॉल्ट वर्क्स पर 2800 मेट्रिक टन की ब्रोमीन कैपेसिटी और लगभग 1.7 लाख मेट्रिक टन की वैक्यूम सॉल्ट कैपेसिटी ऐड हो रही है। सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन है। पर इस पूरे एक्सपेंशन में जो आंकड़ा सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है ब्रोमीन प्लांट का प्रॉफिट मार्जिन। मैनेजमेंट का लक्ष्य है इन नए प्लांट से 40% से ऊपर के ईबीटा मार्जिन हासिल करना है। अब 24% से सीधा 40% का लीप छोटा तो नहीं होता। ऐसा क्या अलग है ब्रोमीन में जो सोडा ऐश में नहीं है? इसको समझने के लिए हमें केमिकल इंडस्ट्री की आंतरिक मैकेनिज्म को देखना होगा। देखिए, सोडा ऐश एक बल्क कमोडिटी केमिकल है। इसे बनाने के लिए भारी मात्रा में रॉ मटेरियल और एनर्जी चाहिए होती है और इसका प्राइस ग्लोबल मार्केट तय करता है। अगर चाइना ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो यहाँ दाम अपने आप गिर जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन ब्रोमीन और वैक्यूम सॉल्ट जो है वो स्पेशलिटी केमिकल्स की कैटेगरी में आते हैं। इनका उत्पादन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके लिए खास तरीके के ब्राइन रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जो हर जगह उपलब्ध नहीं है। मतलब इनका एंट्री बैरियर बहुत हाई है। वही तो, एंट्री बैरियर बहुत हाई होने की वजह से इस मार्केट में सप्लायर्स काफ़ी कम है और जहां कंपटीशन कम होता है वहां प्राइसिंग पावर हमेशा मैन्युफैक्चरर के हाथ में होती है। यही वजह है कि इन स्पेशलिटी केमिकल्स में मार्जिन 40% से भी ज़्यादा निकल आते हैं। इसे अगर आम भाषा में एक और एनालॉजी से समझें तो सोडा ऐश एक तरह से गेहूं की खेती जैसा है। गेहूं? हाँ, वीट डिमांड हमेशा रहेगी, हमेशा बिकेगा, लेकिन मार्जिन कम होगा और दाम मौसम या ग्लोबल मार्केट पर निर्भर करेगा। वही दूसरी तरफ ब्रोमीन बनाना केसर यानी सैफरन उगाने जैसा है। वॉल्यूम भले ही कम हो लेकिन बनाने वाले गिने चुने हैं, इसलिए मुनाफा और मार्जिन कई गुना ज्यादा है। केसर और गेहूं, हाँ, ये सही फ्रेमिंग है। तो क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि GHCL का ये नया एक्सपेंशन उनकी सोडा ऐश पर निर्भरता को बिल्कुल खत्म कर देगा? खत्म तो नहीं करेगा क्योंकि सोडा ऐश उनका अभी भी एक कैश काउ है, लेकिन उस पर निर्भरता को ड्रास्टिकली कम जरूर कर देगा
और यही इनके लॉन्ग टर्म अर्निंग्स ग्रोथ का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं ड्राइवर है। रिलायंस कम हो जाएगी सोडा ऐश पर। राइट। जब आप एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट को अपने टोटल मिक्स में जोड़ते हैं तो आपके पूरे बिजनेस का एवरेज यानी ब्लेंडेड मार्जिन अपने आप ऊपर चला जाता है। Q1 FY27 में जब ये ब्रोमीन और वैक्यूम सॉल्ट प्लांट्स पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएंगे तो वो GHCL के बिजनेस मॉडल में एक नई अर्निंग लेयर क्रिएट करेंगे। एक न्यू अर्निंग लेयर। अच्छा। इसका फायदा ये होगा कि आगे चलकर जब भी ग्लोबल सोडा ऐश प्राइस साइकिल फिर से दबाव में आएगा तब ये नए 40% मार्जिन वाले प्रोजेक्ट्स कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट्स को गिरने से बचा लेंगे। एक तरह से देखा जाए तो ये पूरे बिजनेस मॉडल की ट्रेजेक्टरी को ही बदल रहा है। एक हाईली वॉलेटाइल साइक्लिकल बिजनेस धीरे धीरे एक स्टेबल सस्टेनेबल अर्निंग्स वाले मॉडल में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये मैकेनिज्म पूरी तरह समझ में आता है। मार्जिन बढ़ाना और अर्निंग्स को स्टेबल करना ऑब्वियसली एक शानदार बिजनेस स्ट्रैटेजी है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? स्पेशलिटी केमिकल्स बनाना और उन्हें बेचना दो अलग बातें हैं। क्या आने वाले दशक में इन प्रोडक्ट्स की डिमांड सच में इतनी होगी कि ये पूरी कंपनी का रुख बदल दे? जब हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखते हैं तो वहां से जवाब निकल कर आता है ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम। हाँ, वहाँ बहुत फोकस है इनका। डेटा बताता है कि सोडा ऐश की ट्रेडिशनल डिमांड जैसे डिटर्जेंट्स के लिए डोमेस्टिक मार्केट में लगभग 5 से 6% CAGR से बढ़ रही है, लेकिन ग्लास की डिमांड 8% CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। और इस ग्रोथ को जो फोर्स आगे बढ़ा रही है वो है सोलर ग्लास और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी EV बैटरी मटेरियल्स की लगातार बढ़ती मांग। इंडिया का सोलर टारगेट भी कितना बड़ा है अभी। एग्जैक्टली। इंडिया ने 2030 तक 300 गीगावाट सोलर कैपेसिटी हासिल करने का लक्ष्य रखा है। EV बैटरीज में लिथियम एक्सट्रैक्शन के लिए भी इन केमिकल्स की भारी डिमांड है। पर यहाँ एक बहुत बड़ी आयरनी, एक विरोधाभास दिखाई देता है मुझे। कैसा विरोधाभास? दुनिया जिसे बहुत गर्व से ग्रीन एनर्जी और क्लीन टेक मानती है, जैसे चमकते हुए सोलर पैनल्स और पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिक कार्स, उसकी आधारशिला दरअसल ट्रेडिशनल केमिकल माइनिंग और हेवी प्रोसेसिंग पर ही टिकी हुई है। वाकई ये इस ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा और अनकहा सच है। और यही सच GHCL जैसी कंपनीज के लिए सबसे बड़ा मौका है। जब कोई कहता है कि 300 गीगावाट सोलर कैपेसिटी बनानी है तो इसका फिजिकल मतलब है करोड़ों नए सोलर पैनल्स बनाना। सही बात है, हवा में तो बनेंगे नहीं। राइट। और हर एक सोलर पैनल को प्रोटेक्ट करने और सूरज की रोशनी को एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करने के लिए एक खास तरह के हाई ट्रांसमिशन फ्लैट ग्लास की जरूरत होती है। और इस ग्लास को बनाने के लिए सोडा ऐश एक बहुत ही क्रिटिकल रॉ मटेरियल है। बिना केमिकल रिफाइनिंग के आप सोलर ग्लास नहीं बना सकते। उसी तरह EV बैटरीज के लिए जब लिथियम को माइन करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उस प्रोसेस में भी इन्हीं बेसिक केमिकल्स का हेवी यूज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि GHCL सिर्फ नए प्लांट्स नहीं लगा रही है, बल्कि वो अपनी पूरी मार्केट पोजीशनिंग को फंडामेंटल लेवल पर बदल रही है। बिल्कुल। वो ट्रेडिशनल साबुन और डिटर्जेंट बनाने वाले साइकिल से निकलकर ग्लोबल ग्रीन एनर्जी सप्लाई चेन के बिल्कुल बीचों बीच अपने आप को स्थापित कर रही है। बिल्कुल। EV और सोलर ग्लास की बढ़ती मांग उन्हें फ्यूचर मार्केट डोमिनेंस तय करने का मौका दे रही है, और यही उनका एक सस्टेनेबल केमिकल इंडस्ट्री प्लेयर बनने का असली रोड मैप लगता है मुझे। सही पकड़ा। और जब आप इस स्केल पर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते हैं तब आप इंडस्ट्री में प्राइस टेकर से प्राइस सेटर बनने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। सोलर और EV की वजह से जो लॉन्ग टर्म डिमांड जनरेट हो रही है वो किसी 1 साल या 2 साल के साइक्लिकल उतार चढ़ाव से अलग है। ये एक पूरी तरह स्ट्रक्चरल डिमांड शिफ्ट है जो कम से कम आने वाले 1 दशक तक चलेगी। लंबी गेम है बेसिकली। हाँ, इसलिए ब्रोमीन और वैक्यूम सॉल्ट का एक्सपेंशन सिर्फ करंट मार्जिन्स को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि ये GHCL को इस नई ग्रीन इकोनॉमी का एक अटूट हिस्सा बना देगा। ये पूरा ग्रोथ लॉजिक कागजों पर तो बहुत ही सॉलिड लगता है। हाई मार्जिन्स, ग्रीन एनर्जी की डिमांड और सस्टेनेबल ग्रोथ। लेकिन हम सब जानते हैं कि कॉर्पोरेट दुनिया में हर शानदार स्ट्रैटेजी का सामना ज़मीनी हकीकत और एग्जीक्यूशन रिस्क से होता ही है। हाँ, रिस्क्स तो हर जगह होते हैं। अगर ये इतना ही गारंटीड गोल्ड माइन है तो स्टॉक प्राइस में इतनी अनसर्टेनिटी क्यों है? चलिए अब उन खतरों की बात करते हैं जो इस आने वाले प्रॉफिट मार्जिन पर पानी फेर सकते हैं। सबसे पहला और बड़ा खतरा है उनका कुछ का ग्रीनफील्ड सोडा ऐश प्रोजेक्ट।
अर्निंग्स कॉल की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने पर साफ दिखता है कि इस प्रोजेक्ट में लैंड एक्विजिशन इश्यूज की वजह से भारी देरी हो रही है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में ये आम बात है वैसे। दूसरा बड़ा खतरा वही 1.0 MMT के सस्ते ग्लोबल इंपोर्ट्स हैं, जो अभी भी डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसिंग पावर को दबा रहे हैं। और तीसरा पॉइंट जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमेशा देखते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग करीब 19% के आसपास अटकी हुई थी, जो रीसेंट बायबैक के बाद थोड़ी सी बढ़कर 19.87% हुई है। राइट, 19.87%। अब यहाँ एक डाउट आता है। हाँ, अगर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में आगे भी लगातार देरी होती रही और सस्ते इंपोर्ट्स डोमेस्टिक मार्केट में मार्जिन्स को खाते रहें, हाँ, सस्ते इंपोर्ट्स मार्जिन खा जाएंगे, वही डर है। वही तो क्या नए ब्रोमीन प्लांट से मिलने वाला 40% मार्जिन का फायदा सोडा ऐश बिजनेस के नुकसान में पूरी तरह से निगेट नहीं हो जाएगा? अगर हम सिर्फ मैथमेटिकली सोचें तो ये एक बहुत ही वैलिड डर है और किसी भी इन्वेस्टर को इन रिस्क्स को टोटली इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन ऑपरेशंस को थोड़ा करीब से देखने पर एक अलग तस्वीर बनती है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का डीले होना सच में एक बड़ा सेटबैक है। इससे कंपनी की फ्यूचर प्रोडक्शन, स्केल और वॉल्यूम एक्सपेंशन थोड़ी देर के लिए पुशबैक हो जाती है। तो फिर मार्जिन बचेगा कैसे? आप इंपोर्ट प्राइस प्रेशर्स और करंट डोमेस्टिक मार्जिन रेजिलियंस के बीच के बैलेंस को देखिए। पिछले एक साल में सस्ते इंपोर्ट्स के पूरे दबाव के बावजूद कंपनी ने 24% ईबिटा मार्जिन होल्ड किया है। इसका मतलब है कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले से ही इतनी ऑप्टिमाइज्ड है कि वो इस प्राइस वॉर को बिना टूटे सह सकते हैं। अच्छा, बेस स्ट्रांग है इनका। तो वो इस स्टेबल 24% बेस के ऊपर अपने 40% मार्जिन्स ऐड करेंगे, ना कि किसी ऐसी नींव पर जो धंस रही हो। इसलिए ब्रोमीन का फायदा नेगेट नहीं होगा, बल्कि वो प्रॉफिटेबिलिटी को एक नया सहारा ही देगा। और उस 19.87% प्रमोटर होल्डिंग का क्या? मार्केट में आमतौर पर लो प्रमोटर होल्डिंग को लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट गवर्नेंस और स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन के खिलाफ एक बड़ा रेड फ्लैग माना जाता है। क्या पीयर्स के मुकाबले ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं गिराता? ये पॉइंट टेक्निकल टर्म्स में बिल्कुल सही है। बाकी केमिकल इंडस्ट्री पीयर्स के मुकाबले लगभग 20% होल्डिंग कम जरूर है, लेकिन हमें यहाँ रीसेंट मैनेजमेंट शिफ्ट्स और उनके एक्शंस पर ध्यान देना होगा। सिर्फ होल्डिंग परसेंटेज देखना काफी नहीं होता है कभी भी। तो और क्या देखना चाहिए? और प्रमोटर होल्डिंग मार्जिनली सही पर थोड़ी इंक्रीज हुई। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अनस्टेबल होती तो सरप्लस कैश को किसी अनप्रोडक्टिव जगह पर डाइवर्ट किया जा सकता था। सही बात है, साइफनिंग हो सकती थी। हाँ, लेकिन यहाँ उनका जो 1058 करोड़ का कैश है, उसका इस्तेमाल सीधे कोर बिजनेस एक्सपेंशंस और शेयर होल्डर रिटर्न्स के लिए हो रहा है। इसलिए भले ही होल्डिंग परसेंटेज स्लाइटली लो हो, पर एग्जीक्यूशन मशीनरी और कैपिटल एलोकेशन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एक मजबूत कॉन्फिडेंस सिग्नल भेजता है। बात जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की आती है, तो इस गहरे विश्लेषण को समझने के लिए एक तुलना करना बहुत जरूरी हो जाता है। वैल्यू ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स के लिए स्क्रीनर का डेटा सच में आंखें खोलने वाला है। हाँ, स्क्रीनर पर काफी क्लियर पिक्चर मिलती है। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE की बात करें, यहां इस टेक्निकल टर्म को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ROCE एक तरह से कंपनी की कैपिटल के साथ उसकी बैटिंग एवरेज होती है। बैटिंग एवरेज, नाइस। यानी अगर कंपनी अपने बिजनेस में 100 रुपए लगाती है तो वो उस पर कितना मुनाफा कमाती है। डेटा के हिसाब से GHCL का ROCE 17.4% है। अब इसकी तुलना बाकी केमिकल इंडस्ट्री पीयर्स से करते हैं। SRF का ROCE 14.61% है, दीपक फर्टिलाइजर्स का 11.58% है और टाटा केमिकल्स का ROCE तो सिर्फ 3.42% पर अटका हुआ है। दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। एग्जैक्टली। मतलब जहां दूसरी कंपनी 100 रुपए पर 3 या 11 रुपए कमा रही हैं, वहां GHCL 17 रुपए से ज्यादा कमा रही हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात है इनकी वैल्यूएशन। इस शानदार कैपिटल एफिशिएंसी के बावजूद GHCL का PE रेशियो सिर्फ 8.66 है। हाँ, एग्जैक्टली। जो कि बाकी पीयर्स के मुकाबले बहुत सस्ता है। इस डेटा को देखकर लगता है कि वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बिल्कुल, और यही ROCE इस बात का एक्चुअली सबूत है कि वो 1000 करोड़ का कैश रिजर्व जमा कैसे हो पाया। एक हाई ROCE का सीधा मतलब है कि कंपनी की इंटरनल कैश जनरेशन इतनी स्ट्रांग है
कि उसे नए ग्रोथ प्रोजेक्ट्स के लिए बैंक्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। जब एक साइक्लिकल रिकवरी प्ले इतने डिस्काउंट पर अवेलेबल हो और उसकी कैपिटल एलोकेशन अपने महंगे कॉम्पिटिटर से बेहतर हो, तो इंस्टीट्यूशनल कैपिटल ऑटोमेटिकली उस तरफ अट्रैक्ट होता है। मेक सेंस। पर वैल्यूएशन और आरओसीई के अलावा एक और बड़ा फैक्टर है जो आजकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत क्लोजली देखते हैं, वो है ईएसजी, यानी एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस माइलस्टोन्स। जीएचसीएल ने 2030 तक अपने स्कोप 1 और 2 कार्बन एमिशंस में 30% रिडक्शन का लक्ष्य रखा है और उन्हें लगातार 90 साल ग्रेट प्लेस टू वर्क का रिकग्निशन भी मिला है। लेकिन वेट एक मिनट, रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर इन ईएसजी माइलस्टोन्स को और कार्बन टारगेट्स को सिर्फ एक पीआर स्टंट मानते हैं। पीआर स्टंट? हाँ, पब्लिक रिलेशंस का हिस्सा। उन्हें लगता है कि इसका बैलेंस शीट से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। एक ट्रेडिशनल माइनिंग और केमिकल कंपनी में कार्बन फुटप्रिंट कम करने की बातों से प्रॉफिट पर एक्चुअली में क्या असर पड़ता है? यहीं पर अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। इंस्टीट्यूशनल कैपिटल जैसे बड़े एफआईआईज, म्यूचुअल फंड्स और ग्लोबल पेंशन फंड्स अब किसी भी कंपनी में बड़ा पैसा लगाने से पहले उनकी ईएसजी कंप्लायंस को सबसे ऊपर रखते हैं। ओह, अच्छा, उनका मैंडेट होता होगा। हाँ, एक केमिकल कंपनी के लिए जहां कार्बन फुटप्रिंट नेचुरल तौर पर हाई होता है, वहां 30% एमिशंस रिडक्शन का टारगेट रखना कोई पीआर स्टंट नहीं है। ये एक्चुअली फ्यूचर रेगुलेशंस और ग्लोबल कार्बन टैक्सेस से बचने की तैयारी है, ताकि आगे पेनल्टी ना लगे। एग्जैक्टली। जब आप 17.4% आरओसीई को इन ईएसजी टारगेट्स के साथ मिलाकर देखते हैं, तो ये एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाता है। स्मार्ट इंस्टीट्यूशनल मनी ऐसी कंपनीज ढूंढती हैं जो ना सिर्फ आज कैपिटल एफिशिएंटली यूज कर रही हैं, बल्कि आने वाले 10 सालों के एनवायरमेंटल लॉज के लिए भी प्रिपेयर्ड है। ये तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का सवाल हो गया। बिल्कुल। ये ईएसजी माइलस्टोन्स और ग्रीन केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते कदम लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल कैपिटल को आकर्षित करने का एक बहुत बड़ा जरिया है, जो आगे चलकर इस स्टॉक की पी वैल्यूएशन को एक हायर मल्टीपल पर री-रेट भी कर सकता है। तो इस पूरी चर्चा के सारे बिखरे हुए धागों को एक जगह जोड़ते हैं। इस गहरे विश्लेषण का निष्कर्ष ये निकलता है कि जीएचसीएल को अब सिर्फ एक ट्रेडिशनल कमोडिटी प्राइस पर निर्भर रहने वाली कंपनी मानना एक गलती होगी। सही बात है। Q1 FY27 में ब्रोमीन और वैक्यूम सॉल्ट प्रोजेक्ट्स की कमिश्निंग आने वाली है। इनकी सॉलिड कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी, जहां 1058 करोड़ के कैश सरप्लस के साथ साथ डिविडेंड यील्ड भी इन्वेस्टर लॉयल्टी बनाई हुई है, एक मजबूत नींव तैयार कर रही है। और सबसे ज़रूरी बात, सोलर ग्लास और ईवी इकोसिस्टम की बढ़ती डिमांड इन्हें एक सस्टेनेबल ग्रीन केमिस्ट्री लीडर बनने के रोड मैप पर तेजी से आगे बढ़ा रही है। राइट, ग्रीनफील्ड डिलेज और सस्ते इंपोर्ट्स जैसे एग्जीक्यूशन रिस्क्स अपनी जगह जरूर है, लेकिन इनकी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और नए हाई मार्जिन प्रोजेक्ट्स इन वॉलेटाइल कमोडिटी साइकिल्स के खिलाफ एक बहुत मजबूत ढाल बनाते हैं। इन नए स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स का लॉन्ग टर्म असर बेसिकली यही होगा कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अब ग्लोबल साइक्लिकल ट्रेंड्स की उतनी मोहताज नहीं रहेगी। जी, सप्लाई चेन का हिस्सा बनकर मैनेजमेंट ने आने वाले दशक के लिए एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल तैयार कर लिया है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण को यहीं सिर्फ एक समरी पर खत्म नहीं करेंगे, बल्कि एक नए और सोचने पर मजबूर करने वाले विचार के साथ इसका अंत करेंगे। आज हमने देखा कि कैसे एक पुरानी हाईली सिक्लिकल कमोडिटी कंपनी अपने आप को एक हाई मार्जिन सस्टेनेबल ग्रीन केमिस्ट्री प्लेयर में बदल रही है। और यही बदलाव पूरी केमिकल इंडस्ट्री में धीरे धीरे हो रहा है। अगर जीएचसीएल जैसी ट्रेडिशनल केमिकल कंपनीज आने वाले कल में ईवी बैटरीज और सोलर पैनल्स की आधारशिला या बैकबोन बन जाती हैं और उनके अर्निंग्स का उतार चढ़ाव स्पेशलिटी केमिकल्स की वजह से पूरी तरह स्टेबल हो जाता है, तो क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल है। क्या आने वाले वक्त में स्टॉक मार्केट इन साइक्लिकल स्टॉक्स को केमिकल सेक्टर मानना बंद कर देगा? अगर इनका प्रॉफिट एफएमसीजी कंपनीज की तरह स्टेबल हो गया और डिविडेंड लगातार मिलता रहा, तो क्या मार्केट इन्हें ग्रीन टेक या क्लाइमेट टेक कंपनीज के रूप में प्रीमियम वैल्यूएशन पर रीरेट करना शुरू कर देगा? बिल्कुल हो सकता है। मार्केट्स फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं। सोचिए इस बारे में। ये सेक्टर आज अपनी इंस्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। क्या वो ही अगले दशक का नया सेफ हेवन बनने वाला है?
एक वैल्यू ओरिएंटेड रिटेल इन्वेस्टर के लिए इस स्ट्रक्चरल बदलाव को वक्त से पहले पहचानना ही सबसे बड़ा और लाइफ चेंजिंग मौका हो सकता है। ये एक ऐसी चीज है जिस पर किसी भी इन्वेस्टर को गहराई से जरूर सोचना चाहिए।